Dear student, welcome to all. Today we are discuss to class 10th science चैप्टर नंबर फर्स्ट बायोलॉजी की बात कर रहे थे हम लोग। और आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक आपकी है रिस्पायरेशन इन प्लांट। तो आज की टॉपिक हम लोग डिस्कस करें उसके पहले क्या है रिस्पायरेशन इन प्लांट। और मुझे उम्मीद है कि रिस्पायरेशन आपको बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके पहले के दोनों वीडियो जो आप देख चुके हैं। रिस्पायरेशन इन प्लांट पढ़ने से पहले हम कुछ लोग बेसिक चीजों पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि रिस्पायरेशन इन प्लांट में आप रिस्पायरेशन में जानते हैं कि रिस्पायरेशन इन प्लांट और रिस्पायरेशन में आप जानते हैं हम लोगों ने पढ़ा था कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू कॉज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑक्सीजन का लिया जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना निकालना क्या कहलाता है, जल्दी बताइए क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं रिस्पायरेशन कहते हैं। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन जो मेन क्रिएट होती है वो कंफ्यूजन यहां से क्रिएट है। हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या कहते हैं प्लांट में, कि प्लांट में जो होता है वो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं एंड ऑक्सीजन को आउटपुट करते हैं। ऐसा हम लोग कहां पढ़े थे, फोटोसिंथेसिस में पढ़े थे। हम लोग कहां पढ़े थे, इसमें पढ़े थे फोटोसिंथेसिस में। अब प्रॉब्लम खड़ी कहां से है कि जब हम लोग फोटोसिंथेसिस में इसको पढ़े थे तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है फोटोसिंथेसिस एज लाइक रिस्पायरेशन। यस, फोटोसिंथेसिस एज लाइक रिस्पायरेशन, बट यहाँ पे क्या होता है कि गैसों का एक्सचेंज होता है और यहाँ पे पदार्थ का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जबकि रिस्पायरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। क्लियर, ये बात समझ पा रहे हैं। इसका काम होता है फॉर्मेशन करना, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर, समझ जाएंगे ना, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। इसका काम होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ, समझ जाएंगे ना, ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ए है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ए है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। यहां पे कोई डाउट नहीं है। अब प्रॉब्लम खड़ी कहां से है, हमको प्लांट में रिस्पायरेशन पढ़ना है, यानी प्लांट में रिस्पायरेशन भी कैसे होता है, जैसे ही होता है जैसे कि एनिमल में होता है। यानी अब हम कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म इनटेक ऑक्सीजन एंड आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू कॉज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। अब कहने में कोई डाउट नहीं है, अब हम उसको बोल सकते हैं, कह सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और बात आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस समझने की कोशिश करते हैं जो रिस्पायरेशन होता है प्लांट में, वह प्लांट में रिस्पायरेशन किस ऑर्गन से होता है। मेन चीज तो यही है कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन कौन से, जैसे एनिमल में अलग अलग एनिमल में रिस्पायरेटरी ऑर्गन अलग अलग पाए जाते हैं, उस तरह से प्लांट में रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। प्लांट के जो मेन ऑर्गन है जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है, जो मेन ऑर्गन है प्लांट के कौन कौन से, रूट है और स्टेम है, रूट है, स्टेम है और कौन है, लीफ है। तो ये जो मेन ऑर्गन है रूट, स्टेम, लीफ, ये मेन ऑर्गन का काम क्या होता है, ये मेन ऑर्गन आपका किसमें हेल्प करते हैं, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए। रिस्पायरेशन में मदद करते हैं तीनों। तो अब प्रॉब्लम खड़ी होती है सर रूट से रिस्पायरेशन कैसे होता है, तो हम लोग रूट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो रूट से जो रिस्पायरेशन होता है, सपोज करिए कि यह एक सॉइल पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे एक प्लांट जर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लांट जर्मिनेट किया उसके पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज करेंगे। प्लांट यहाँ पे जर्मिनेट कर गया और प्लांट के जर्मिनेट करने के बाद क्या होता है, ये रूट का हिस्सा है और रूट के हिस्से में आपने देखा कि क्या पाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं सर यहाँ पे तो ये पाया जाता है छोटे छोटे रूट हेयर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रूट हेयर पाए जाते हैं। क्लियर, तो रूट हेयर के पाए जाने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म किसका काम करने लगता है, एब्जॉर्प्शन का काम करने लगता है। एब्जॉर्प्शन किसका होता है, तो बता रहे हैं रूट हेयर एब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर का। क्लियर है, रूट हेयर किसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, वाटर का। और किसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, गैसेस का। ठीक है, किसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, गैसों का एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब जो सॉइल में गैसेस पाई जाती हैं, आपने इसका क्या किया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा क्लास 6, 7, 8 में। अगर नहीं किए हैं तो आप अभी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। इसका बहुत इजी है। जैसे कि आप एक क्या लीजिए, ग्लास ले लीजिए जो कि कांच का हो, ठीक है। तो ग्लास ले लीजिए जो कि किसका, लेड यानी कांच का हो। तो उस ग्लास में आप क्या काम करिए, यहां तक आप वाटर फिल कर दीजिए। किसको फिल कर दिएगा, वाटर फिल कर दिए।
वाटर फिल करने के बाद एक सॉइल पार्टिकल लाइए और सॉइल पार्टिकल को इसमें आप क्या करिए, डाल दीजिए। जैसे ही आप सॉइल पार्टिकल डालेंगे, सॉइल पार्टिकल वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और धीरे धीरे घुलना शुरू कर जाता है। ठीक है, जैसे जैसे वो धीरे धीरे घुलना शुरू करेगा, घुलता हुआ मिट्टी में नीचे तो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको बबल्स दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, जो बबल्स दिखाई पड़ते हैं वो ये बताते हैं आपको कि इसके अंदर गैसेस थी। गैसेस कौन सी थी? तो आपकी सभी गैसेस पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हमको बात करना है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन गैस को यहाँ पे ये क्या करता है, इंटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। प्रोसेस कौन सी होती है, उस प्रोसेस को जानना है कि प्लांट सॉइल के माध्यम से, प्लांट आप ऐसे लिखेंगे, द प्लांट रूट हेयर एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन इनटू द सॉइल पार्टिकल्स। द प्रोसेस, आप प्रोसेस तो बताना पड़ेगा ना, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। क्लियर? यानी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस इसके पहले हमने आपसे डिस्कस की थी। डिफ्यूजन में क्या होता है, सभी पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, सॉलिड भी, गैस भी और लिक्विड भी, जबकि ऑस्मोसिस में ओनली वाटर मॉलिक्यूल को हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो बात यहां हो रही थी डिफ्यूजन में क्या हुआ कि अब सॉइल का, जिधर सॉइल में क्या हुआ कि गैसेस की मात्रा ज्यादा है, तो यहाँ गैसों का एक्सचेंज होना शुरू हो गया। याद रखिएगा, यहाँ पे प्रोसेस कौन सी होती है, डिफ्यूजन होती है। यही एक टर्म में याद रखना है, आपका आंसर सही रहेगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बाकी तो आप अपने से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया। अब हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा जोड़ लेते हैं, हमको लिखना क्या है, ऐड करेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या कि रिस्पायरेशन इन प्लांट, हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट डन बाय द, या रिस्पायरेशन इन प्लांट इन, कमा लगाएंगे और आगे लिखेंगे इन दिस प्रोसेस प्लांट intake oxygen and output of carbon dioxide due to cardiac energy production. In this process, breakdown of glucose molecule. In this process, breakdown of glucose molecule. The respiration of plant is done by the all three systems that present in the plant, such as root, stem and leaves. Clear? अब हेडिंग डालेंगे इन रूट सिस्टम। ठीक, इन रूट सिस्टम द प्लांट absorb oxygen. In root system, plant absorb oxygen to soil particles in the process of diffusion. The soil particle is exchange gases that called oxygen and carbon dioxide and help to the respiration of respiration of plant. यहां तक आपको कोई डाउट नहीं? क्लियर? अब बात करते हैं कि रिस्पायरेशन रूट क्यों करते हैं। सपोज करिए कभी आपका प्लांट गिर गया किसी कारण से, स्ट्रोम आ गई और स्ट्रोम की वजह से प्लांट आपका गिर चुका है। गिर चुकने के बाद क्या होता है, कब उसके जो लीव्स हैं, जो ब्रांचेज हैं, टूट चुकी हैं, तो रिस्पायरेशन हो नहीं रहा। ऐसी कंडीशन में प्लांट आपका क्या होगा, सूख जाएगा, यानी बिल्ट कर जाएगा, मर जाएगा। वो मर जाएगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जो उसका एक लाइफ क्या होगी, खत्म हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में उनके रूट क्या होती है, रिस्पायरेशन स्टार्ट कर देती हैं। और रिस्पायरेशन में क्या होता है कि प्लांट को एनर्जी मिलने लगती है और फिर वो जर्मिनेट कर जाता है। आपने फ्लावरिंग प्लांट को अपने घरों पे देखा होगा, अपने गार्डन में देखा होगा। जो फ्लावरिंग प्लांट होती है उसे जब आप कटिंग करते हैं, जैसे कि हम रोज की बात करें तो रोज में आप क्या काम करते हैं कि रोज की जो ब्रांचेज होती है उसे सबको कट कर देते हैं, बचता रूट का स्टेम। ऐसे रूट का अपने कॉलेज में भी आप देखे होंगे, जो आपके यहाँ पे बात करिए अपने कॉलेज में जब आप देखे होंगे, तो यहाँ पे बचता क्या है कि जहां पे आपकी गार्डन होगी कॉलेज में, वहां पे ऐसे रोज का प्लांट है। रोज के प्लांट को क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे इसके रूट्स हैं, ठीक है, इसको कट कर दिया गया। यहाँ से कट करके समस्त जो इसके सेगमेंट थे, छोटे छोटे पार्ट्स थे, चाहे ब्रांचेस थी, चाहे इसमें बड्स थी, उन सबको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। ठीक, अब ये रिमूव हो चुकी हैं। अब बचा क्या है, आपके पास एक हिस्सा बचा हुआ है। यहीं से क्या हुआ कि इसके अंदर का हिस्सा सॉइल पार्टिकल में है। ठीक, अब माली जो होते हैं वो माली क्या काम करते हैं, इसको यहीं से कट कर देते हैं, एक बार में कट किए और कट करके इसको रिमूव कर देते हैं। कट करने में इतना याद रखना है कि आपको सीधा कट नहीं करना है, बल्कि आपको ऐसे आड़ में कट करना है, ऐसे थोड़ा सा तिरछा कट करना है। ठीक है, तो ऐसे वर्टिकल सेक्शन में माली इसको कट कर देते हैं और कट करके ऐसे कट कर देंगे, कट करके सारे प्लांट को हटा देते हैं। उसके बाद क्या काम करते हैं, यहाँ पे मिट्टी के पास यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, जो घास वगैरह होती ग्रासेस उसको साफ करते हैं और साफ करने के बाद इसमें वाटर डाल देते हैं। इसमें वाटर डालते रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं और यहीं से देखेंगे आप छोटी छोटी बड्स निकल आती हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस निकल आते हैं और फिर आपका फ्लावर इस तरह से
ग्रो कर जाता है, फिर उस पर छोटे छोटे बड्स फ्लावर आने लगते हैं। क्लियर? ऐसा आपने देखा होगा। इसमें क्या होता है कि जब आपका स्टेम खत्म हो गया, लीफ खत्म हो गई, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका प्लांट रिस्पायरेशन कर रहा है, रूट से, और रिस्पायरेशन करके अपने आप को बचाने का कार्य करता है, बच जाता है। ठीक, कोई डाउट नहीं। अब सेकेंड आप पढ़ेंगे, फिर हेडिंग डाल देंगे इन द रिस्पायरेशन इन प्लांट बाय स्टेम। स्टेम से जो प्लांट में रिस्पायरेशन होता है उसे आप दो पैरा में लिखेंगे। फर्स्ट पैरा में लिखेंगे द हर्बेसियस सिस्टम। हर्बेसियस सिस्टम दैट इज द ग्रीन एंड विदाउट वुडी, जिसमें लकड़ी का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन प्लांट कैसा होता है, ग्रीन होता है। जैसे कि आप बरसीम की बात कर लें, ज्वार की बात कर लें, बाजरा की बात कर लें, पैडी की बात कर लें, व्हीट की बात कर लें, ठीक है, क्या कहते हैं, पी की बात कर लें, तो प्लांट कैसा है, ग्रीन स्टेम है, उसका स्टेम कैसा है, ग्रीन है, और विदाउट वुड, उसमें वुड का फॉर्मेशन नहीं होता। आपने कभी देखा मटर के पौधे में लकड़ी बनी हुई, या कभी बरसीम में देखा कि उसमें लकड़ी बनी हो? ऐसा नहीं। आपने गेहूं में देखा कि मोटे मोटे लठ निकले हो? ऐसा नहीं होता, वो लकड़ी का फॉर्मेशन नहीं करते। ठीक, तो इस ऐसे प्लांट को हम हर्बेसियस प्लांट कहते हैं। ठीक, तो हर्बेसियस प्लांट में क्या होता है, प्लांट की बात हो रही थी, तो स्टेम में लिखेंगे इन प्लांट रिस्पायरेशन ग्रीन स्टेम दैट कॉल्ड हर्बेसियस स्टेम क्या रिस्पायर बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। एक मिनट, रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में बताना नहीं पड़ेगा, स्टोमेटा के बारे में आपने पहले पढ़ा है। अगर आप नहीं देखें वीडियो तो वीडियो देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, और उस वीडियो को आप इजीली देख लीजिए। उसमें हमने हर डायग्राम से आपको मेसोफिल लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस क्या होती है, एंडोडर्मिस क्या होती है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक लेयर किसे कहते हैं और किसमें ज्यादा फंक्शन होता है, सबको हमने एक एक करके डिटेल में बताया है, तो उसको आप देख लीजिए। यहाँ इसको ज्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो स्टोमेटा क्या होता है, छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जो कि ग्रीन विदाउट वुडी स्टेम पे पाए जाते हैं, जिसे हर्बेसियस सिस्टम कहते हैं। अब आप लिख देंगे, सेकंड पैराग्राफ आप चेंज करेंगे, ठीक, और सेकंड पैराग्राफ आप चेंज करके लिखेंगे कि रिस्पायरेशन इन द प्लांट सिस्टम आर प्रेजेंट, रिस्पायरेशन इन द प्लांट सिस्टम आर प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ स्टेम इन वुडी प्लांट। इन वुडी प्लांट आर श्रब्स प्लांट टू हेल्प ऑफ लेंटिसेल। किससे, लेंटिसेल। अब बात आती है लेंटिसेल्स क्या होते हैं। लेंटिसेल्स सीन हो रहा है, लेंटिसेल्स से होते हैं, और लेंटिसेल में क्या होता है कि यह प्लांट की बार्क के नीचे एक सेल पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंटिसेल कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो एसटी होते हैं, सिबुल ट्राइब जिसे कहते हैं, हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, स्टेक होल्डर एक टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे हम लोग कि स्टेक होल्डर दावेदार क्या होता है। तो क्या होता है, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो जिसे बंजारा कहा जाता है नॉर्मली भाषा में, तो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और फॉरेस्ट में इनका काम क्या होता है कि ये अपने जो कैटल होते हैं उनको चराते रहते हैं, ग्रेजिंग कराते हैं, साथ में लकड़ियों का निर्माण करते हैं, लकड़ियों को अलग करते हैं, उसी छाल को ले जाते हैं, पौधे की छाल जो होती है, जो इसके ऊपर कवरिंग होती है, जिसे बार्क कहते हैं, इसी छाल को निकालते रहते हैं। इनके पास एक हथियार होता है, ऐसे आगे चौड़ा होता है, पीछे लकड़ी का हिस्सा लगा होता है, ठीक है, छीपा कहते हैं लोग अपनी भाषा में। तो उसे ले जाते हैं और उसी के माध्यम से इसको छाल को निकाल लेते हैं। छाल को निकाल के रख देते हैं, सूख जाती है, फिर उसे ईंधन के रूप में यूज करते हैं, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पे हो रही थी कि इस बार्क के जो अलग कर देते हैं, क्या होता है, प्लांट सूख जाता है, चूंकि उसमें लेंटिसेल पाई जाती है जो रिस्पायरेशन में हेल्प करती है। बस याद रहने के लिए हमने बताया कि लेंटिसेल कहाँ पाई जाती है, छालों में पाई जाती है। कोई दिक्कत किसमें, वुडी स्टेम में, जो स्टेम वुडी होते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है। अब लीफ को तो बताना नहीं है, लीफ में तो रिस्पायरेशन होता है, और किससे होता है लीफ में, जल्दी बताएंगे, स्टोमेटा से होता है। और स्टोमेटा के बारे में डिटेल अध्ययन आपको फोटोसिंथेसिस में मिलेगा, वीडियो देख लीजिए। तो बात कर रहे थे कि लीफ में जो फोटोसिंथेसिस होती है, लीफ में गैसों का एक्सचेंज या रिस्पायरेशन किससे के माध्यम से होता है, स्टोमेटा के माध्यम से होता है। क्लियर, किससे माध्यम से होता है, स्टोमेटा के माध्यम से पाया जाता है। क्लियर, यहां तक आपको कुछ नहीं करना है। अब जो मेन चीज आपको पढ़नी है, डिफ्यूजन, याद रखिएगा, सब में इंक्लूड कर दिएगा डिफ्यूजन। अब आपको जो पढ़ना है कि हम प्लांट के नीचे क्यों स्लीप नहीं करते हैं, वाई वी डू नॉट स्लीप इन नाइट टाइम अंडर दी प्लांट, यानी प्लांट के नीचे रात में क्यों नहीं सोते हैं, आपको इसका आंसर देना है। क्योंकि वाई पूछा गया ना, तो आप उसका एग्जाम्पल देंगे, उसका उदाहरण देंगे, उसका आंसर देंगे कि ड्यू टू काज ऑफ
रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द नाइट टाइम, क्योंकि प्लांट रात में किसको रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। इट डिजॉल्व इन द ब्लड एंड फॉर्म टू द कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज द पॉइजनस गैस एंड इंसान विल पॉइजनस गैस एंड ह्यूमन बीइंग विल बी डाई ड्यू टू काज ऑफ सफोकेशन। सफोकेशन की वजह से आपकी मौत हो सकती है। सफोकेशन मतलब तो घुटन, आपके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड की एक्सेस अमाउंट हो जाती है जिससे आपकी घुटन हो जाती है और घुटन से आपकी मौत हो जाती है। अक्सर जब आपने सुना होगा किसी क्राइम में, तो क्राइम में क्या होता है कि लोग उसे धुआं दे करके मार देते हैं। देखे होंगे आपने कि उसे जो है बियर वाइन विस्की पिला देते हैं, या कभी ज्यादा करने के लिए क्या करते हैं, टॉक्सिक जो स्मोकर्स होते हैं, जो धुआं बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, उस धुंध को क्या करते हैं उसके मुंह में भर देते हैं। इतना ज्यादा भर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होने से बॉडी बहुत तेजी से कार्बन मोनोऑक्साइड बना देती है और कार्बन मोनोऑक्साइड से घुटन होकर के इंसान मर जाता है। उसको दर्द भी होता है लेकिन वो जान नहीं पाता कि हम क्यों मर रहे हैं और उसकी मौत हो जाती है। इससे क्या होता है, उस क्राइम के बारे में जल्दी आइडेंटिटी नहीं की जा सकती। मैं आपको क्राइम करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं। यही कारण होता है, कभी कभी क्या होता है जब रात में आप मोर्टिन जला के सोते हैं या कोई ऐसी चीज जैसे अगरबत्ती लगा देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके रूम के अंदर चूंकि आप पॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आउटसाइड का पॉल्यूशन और एक होता है इनसाइड का पॉल्यूशन। हम आउटसाइड में पॉल्यूशन एकदम नहीं है, आउटर इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन है ही नहीं, हमारे इनसाइड पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। इनसाइड पॉल्यूशन मतलब हमारे रूम का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। हम रूम स्प्रे यूज करते हैं, बॉडी स्प्रे यूज करते हैं, सब में अल्कोहल पाया जाता है। रूम स्प्रे यूज करते हैं, बॉडी स्प्रे यूज करते हैं, स्प्रे यूज करते हैं, किसको लगाते हैं, क्या कहते हैं, दीपक जलाते हैं, ठीक है, उसमें से धुंध निकलता है। रूम चारों तरफ से बंद है, आप में कांच लगे होते हैं, ठीक है, विंडोज बहुत छोटी छोटी होती हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपके रूम में गैसों ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। और ऐसे इंसानों में ज्यादातर आप देखेंगे कि उन्हें किसकी प्रॉब्लम पाई जाती है, उनको बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस हो जाता है, मतलब उनको चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है। ऐसा इस कारण से होता है कि उन्हें फ्रेश एयर की आवश्यकता है। और शाम तक ऐसे पेशेंट में अक्सर आपने देखे होंगे कि ऐसे लोगों को शाम तक हेडेक होने लगता है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें सिर्फ खुला वातावरण दे दिए जहां पे हवा अच्छा मिले तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बात यह क्वेश्चन था कि रात में हम पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोते हैं। इसीलिए हम रात में पेड़ के नीचे नहीं सोते क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज कर जाएगी और ऐसी कंडीशन में हमारी सफोकेशन से डेथ हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि पार्ट आपको सबको समझ में आ गए। आगे की जो हमारी टॉपिक है रिस्पायरेशन इन प्लांट है, रिस्पायरेशन इन एनिमल है और उसके बाद रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग है एंड ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे रिस्पायरेशन इन ह्यूमन और आई होप कि आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।